सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक नई नवेली दुल्हन की है जो सुहाग सेज पर बैठी रहती है और ना जाने किस उधेड़ बूंद में लगी रहती है। तभी एक लड़का दरवाजा खोलता है और अंदर आता है। उसके बाल कंधे को छू रहे थे, लंबी लंबी पूंछें थी और उसने चमकीले कलर की शर्ट पहनी थी। उसके पांचों उंगलियों में अंगूठियां थी और वह देखने से ही लग रहा था कि कोई गुंडा मवाली है। जैसे ही वह उसकी तरफ आगे बढ़ता है, वह उसे धमकाने लगती है कि यदि तुम मेरे पास आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वह अपनी हाथों में एक ब्लेड लिए रखती है और अपनी दूसरी कलाई पर वह ब्लेड रख देती है और कहती है, यदि तुम मेरे नज़दीक आए तो मैं अपनी नस काट लूँगी। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा रुकता है और कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, तुम भूल कर भी यह गलती मत करना। वो बोलता ही रहता है कि वो ब्लेड चला देती है और उसके हाथों से खून बहने लगता है। यह देखकर लड़का परेशान हो जाता है और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। तभी वो लड़की उसे रोकती है, रुको, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ कि तुम मेरे नज़दीक नहीं आओ, नहीं तो मैं दूसरी हाथ की कलाई भी काट लूँगी। और वह दूसरे हाथ की कलाई पर ब्लेड को रख देती है। लड़का हड़बड़ा जाता है और परेशान हो जाता है। उसके हाथों से इतना सारा खून बह रहा था कि वह देखकर डर जाता है। वह दौड़ते हुए आता है और उसे कसकर दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसके हाथ से ब्लेड छीनकर फेंक देता है और उसके हाथों पर रुमाल बांधता है और उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल दौड़ता है। तब तक वह लड़की बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि वह सामने ही बैठा रहता है और वह अपनी किस्मत को कोसती है कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की और मेरी किस्मत कितनी खराब है कि मैं फिर भी बच गई। वह लड़का उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, इतना ही पूछता है। तभी वो, दूर हटो, तुम मेरे पास आओगे तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूंगी। और वह आगे पीछे कुछ खोजने लगती है। लड़का जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहता है और बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम मेरी एक बात मान लो, तुम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओ। और वह उसे कहती है कि तुम इस कमरे से चले जाओ। और वह इतना डर जाता है कि वह कमरे से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर वह बैठ जाता है। जब लड़का कमरे से बाहर चला जाता है तो वह बेड पर पड़ी पड़ी आंखें बंद करती है और अपने पुराने दिन को याद करने लगती है। वह अपने घर में माता पिता की लाडली थी और वो पढ़ने में काफ़ी तेज थी और उसका नाम सुमन था। और वो हमेशा ही अपने माता पिता से अफसर बनने की बातें किया करती थी और उसका यह सपना था कि वह एक दिन बड़ी अफसर बने। और इस तरह वह रोज कॉलेज जाती थी और आती थी। एक दिन जब वह कॉलेज से आ रही थी तब उसने देखा कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। वह डरी सहमी चुपचाप जल्दी जल्दी अपने घर चली जाती है और जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है। जब माता पिता सुनते हैं कि कोई गुंडा इसका पीछा करता है, तब वह माता पिता कहते हैं कि बेटा, तुम उस रास्ते से घर मत आना, दूसरे रास्ते से घर आना। तो वह अपना रास्ता बदल देती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसके पैर में मोच आ जाती है और वह जिस रास्ते से आती थी वह रास्ता बहुत ही लंबा था। तभी वह मजबूरी बस वो शॉर्टकट वाले रास्ते से आती है और अपनी दोस्त का सहारा लेकर
धीरे धीरे बढ़ती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वह गुंडा मुझे उस गली में ना दिखाई दे। लेकिन जैसे ही गली में घुसती है वह देखती है कि वह गुंडा वहीं बैठा रहता है और वह धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ती है। वह गुंडा उसे देखता रहता है और निहारता रहता है। वह जल्दी जल्दी जाकर अपने घर चली जाती है। एक दिन वह लड़का रिश्ता लेकर उसके माँ बाप के पास आ जाता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि तुम एक गुंडे मवाली हो और मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, मैं तुम्हारे साथ उसका विवाह नहीं करूँगा, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। यह सुनते ही वह बहुत गुस्सा हो जाता है और दूसरे ही दिन उस लड़की को बंदूक की नोक पर उठाकर ले जाता है और जबरदस्ती उससे शादी कर लेता है। और वह अपनी पुरानी यादों से वापस आती है और सोच नहीं पाती है कि अब मेरे साथ क्या होगा। 2-3 दिन बीतते हैं। उसके बाद डॉक्टर उसे घर जाने के लिए कह देते हैं और वह गुंडा जिसका नाम वेदा था वह उसे अपने घर ले जाता है और अपने दोस्तों को घर में जाने के लिए मना करता है। वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और वेदा उसके लिए खाना बनाता, उसके सोने का व्यवस्था करता, उसकी दवाइयों का व्यवस्था करता, उसका हर एक चीज़ का ख्याल रखता। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और धीरे धीरे उसके जख्म भी भरने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ आखिर यह हो क्या रहा है। वह एक दिन शराब पीकर आता है और लड़खड़ाते हुए आंगन में गिर जाता है। सुमन उठती है और देखती है कि वह नशे में है और वह आंगन में गिरा पड़ा है। और उस समय थोड़ी बहुत ठंड भी थी और इस वजह से उससे कोई लगाव नहीं था, कोई प्यार नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि वह यूं ही इसी तरह पड़ा हुआ है तो उसे थोड़ी सी दया आ गई। वह अंदर जाती है और एक कंबल लाकर उसे उड़ा देती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि वह आंगन में नहीं है और वह उसके लिए खाना बना रहा है। खाना बनाकर लाता है और सुमन को वह खाना खिलाता है, दवाई देता है, उसके लिए कपड़े लाता है और उसे देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन वह कहती है कि मुझे अपने पिता के घर जाना है। तभी वह बोलता है कि ठीक है, तुम अपने पिता के घर चली जाना, लेकिन जब मैं तुम्हें लेने आऊँ तब तुम चली आना। वह कहती है कि देखो, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और इस तरह जबरदस्ती शादी करने से एक दूसरे से प्यार नहीं होगा। तभी वेदा कहता है कि मैं भले ही गुंडा मवाली हूँ, मैंने आज तक बहुत गलत काम किया है, लेकिन जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी, जब तक मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। और जब तुम मुझे अपने दिल से अपना लोगी तब मैं तुम्हें अपना बना लूँगा और तुम अब मेरी वजह से अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। वह उसकी बातों को सुनकर चुप हो जाती है और आने के लिए सहमति दे देती है। वह उसके साथ अपने घर चली जाती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं और देखते हैं कि बेटा तुम कैसी हो, तुम वहाँ ठीक से रह रही हो या नहीं। वह अपना हाल चाल अपनी बेटी से पूछते हैं। वह बताती है कि वो भले ही गुंडा मवाली है, लेकिन वह एक अच्छे इंसान की तरह मेरी देखभाल करता है, मेरा ख्याल रखता है, मेरे लिए खाना बनाता है, मेरे हर चीज़ सुख सुविधाओं की व्यवस्था करता है और मेरे साथ उसने आज तक जोर जबरदस्ती भी नहीं की है। उसने कहा है कि जब तक मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगी वह मुझे छुएगा भी नहीं। तभी उसकी माँ समझाती है कि बेटा भले ही वह
गुंडा मवाली है, लेकिन अब तुम्हारी उसके साथ विवाह हो चुका है। अब तुम्हें उसी के साथ रहना पड़ेगा और उसे अपनाना पड़ेगा। लेकिन सुमन उससे प्यार नहीं करती है और ना ही उसके लिए कुछ महसूस करती है। वह अपने माता पिता दिन भर वो समय व्यतीत करती है। जैसे ही शाम होती है वह उसे लेने चला आता है। वह बिना कुछ कहे उसके साथ चली जाती है और दोनों घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं वह देखती है कि उसका हाथ जला हुआ है। वह उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि तुम्हारा हाथ कैसे जल गया। तभी वह कहता है कि यह छोटी मोटी जख्म तो हमेशा मुझे लगी रहती है, इसे तुम छोड़ो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वह उसके लिए खाना लाता है। वह पता नहीं क्यों अपने आप को रोक नहीं पाती है। उसके हाथ से खाना का ट्रे लेकर उसके लिए दवा लाती है और उसे देती है। कहती है कि लो, ये दवा तुम लगा लो। वह बार बार पूछती है कि तुम्हें यह जख्म कैसे लगा, लेकिन वह नहीं बताता है। वह दवा लेकर उसके हाथों में लगाने लगती है और जैसे ही वह उसके करीब आती है, वेदा को उसका वादा याद आ जाता है। वह उसे झटके से पीछे धक्का देता है और अपने कमरे में चला जाता है। सुमन को यह समझ में नहीं आता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जैसे ही सुबह होती है वह सुबह उठता है और उसके लिए नाश्ता बनाता है और उसके लिए खाना और दवाई लाकर उसे देता है। वह चुपचाप खाना खा लेती है और वो अपने कमरे में चला जाता है। वह उसके प्यार में इतना पागल था कि उसने अपने आवारा दोस्तों की दोस्ती छोड़ दी, अपने गलत काम धंधे छोड़ दिए और एक सच्चे इंसान की तरह रहने लगा और छोटी मोटी कामों के द्वारा पैसा कमाने लगा। एक दिन वो आता है और सुमन के हाथों में कुछ पैसे रखता है और उससे कहता है कि यह देखो, यह मैंने मेहनत और ईमानदारी से यह पैसे कमाए हैं। चलो आज तुम्हें मैं बाहर ले चलता हूँ और आज मैं तुम्हें शॉपिंग भी कराऊंगा। और सुमन चुपचाप उसके साथ चल देती है। वह बाहर जाते हैं और होटल में खाना खाते हैं। वह उसे मनपसंद कपड़े दिलाता है और उसकी आइसक्रीम भी उसे खिलाता है। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा महसूस करने लगे थे। दोनों जैसे ही ऑटो के लिए रुकते हैं तभी सुमन बोलती है कि आज हमने बहुत सारा खाना खाया है, तो आज हम ऑटो से नहीं, आज हम पैदल ही जाएंगे। तभी बेदा कहता है कि तुम थक जाओगी, जो मैं ऑटो कर लेता हूँ। तभी वह कहती है कि नहीं, आज हम लोग वॉक करेंगे। और वो दोनों चलते चलते अपने घर तक पहुँचने ही वाले थे। तभी वहाँ तेजी से बड़ा सा ट्रैक्टर आता है और वह सुमन को एक झटके में अपनी ओर खींच लेता है। सुमन कुछ समझ नहीं पाती है और जैसे ही ट्रक उसकी किनारे से गुजरती है उसकी एक कील उसे लग जाती है। बेदा उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और वहां जाकर उसकी मरहम पट्टी कराता है और फिर उसे घर लेकर आता है। तभी वह पूछती है कि मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करती और ना ही तुम्हारे साथ मैं अपना जीवन बिताने के लिए भी सोचती हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? तभी वह बताता है कि मैं बचपन से ही गुंडा बदमाश नहीं था। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जो मेरे पिता थे वो मेरी माँ को बहुत मारते पीटते थे, जिस वजह से मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरी माँ जैसे ही मरी वह दूसरी विवाह करके ले आया। मेरी दूसरी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन यह अपने चाल से बाज नहीं आया और उसने
उसने उसे भी इतना मारा पीटा कि वो भी मर गई। मुझे आज तक कभी भी बचपन से प्यार नहीं मिला है। जब से मैंने तुम्हें देखा, जब से पता नहीं, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया है। मैं बस यही चाहता था कि तुम मेरी पत्नी के रूप में तुम मेरे घर आ जाओ, और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे सुमन उससे प्यार करने लगी थी। उसकी बातों को सुनकर वह थोड़ी सी भावुक हो गई। उसे समझ में आने लगा कि कोई भी बुरा इंसान बचपन से बुरा नहीं होता है। जब उसे प्यार नहीं मिलता है तब वह गलत रास्ता अपनाता है। वह चाहकर भी बेदा से दूर नहीं रह पाती है और वह अपने कमरे में सोने चली जाती है और वह अपने कमरे में सोने चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है वह उसके लिए खाना बनाता है और वह अपने घावों पर जख्म लगा नहीं पा रही थी। तभी वह कमरे में आता है और देखता है कि वो अपने पीठ पर दवा लगा नहीं पा रही है। तभी वह कहता है कि तुम मुझे अगर इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा देता हूँ। वह थोड़ी सी भावुक हो जाती है और दवा उसकी ओर बढ़ा देती है और वह उसे दवा लगाने लगता है। जैसे ही वह उसे पीठ पर दवा लगाता है, सुमन एक अलग सा एहसास महसूस करने लगती है और वह चाहकर भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती है। बेदा भी उसके इतने करीब जाकर अपने आप को रोक नहीं पाता है और सुमन ना चाहते हुए भी वह उसके गले लग जाती है। तभी अचानक उसे अपना वादा याद आता है और वह पीछे हट जाता है। तभी सुमन कहती है, तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार हो और मैं तुम्हें दिल से अपना पति मानती हूँ। और वह दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं।